जय श्री राम साथियों मध्यकालीन इतिहास की इस श्रृंखला में हम दिल्ली सल्तनत कर रहे थे। ठीक है, तो हमने गुलाम वंश और खिलजी वंश कंप्लीट कर लिया था। तो आज की क्लास में हम तुगलक वंश करेंगे। ठीक है, तो तुगलक वंश शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा खिलजी वंश के बारे में बात करूंगी, क्योंकि देखिए खिलजी वंश का पतन क्यों हुआ ताकि तुगलक वंश आया, हम इसकी थोड़ी सी रूपरेखा जानेंगे। ठीक है, देखिए जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है, उसके बाद जो खिलजी वंश था वो अपने निम्नतम स्तर की ओर अग्रसर था। ठीक है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी में खिलजी वंश एकदम चरम पर था। ठीक है, उसके बाद शिहाबुद्दीन उमर आते हैं। शिहाबुद्दीन उमर अलाउद्दीन खिलजी के बाद, फिर उसके बाद मुबारक खिलजी। और मुबारक खिलजी ऐसा शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आया है। ठीक है, खलीफा घोषित किया। और ये अजीब किस्म का सुल्तान था। ये जब कभी राज दरबार में जाता था नग्न होकर चला जाता था, और कभी राज दरबार में ये महिलाओं के वस्त्र पहन के चला जाता था। मतलब ये थोड़ा दिमाग का सन के टाइप का सुल्तान था मुबारक खिलजी। इसने कुछ उपाधियां धारण की थी। एक तो खुद को खलीफा घोषित किया। ठीक है, और इकाम अल इकाम उपाधि धारण की। उल इकाम ये उपाधियां धारण की इसने। और खलीफतुल्लाह, क्या खलीफतुल्लाह, वेट, खलीफतुल्लाह। ठीक है, खलीफतुल्लाह तुल्लाह। देखिए तो मुबारक खिलजी की उपाधियां क्या क्या थी? अल इकाम उल इम सॉरी अल इकाम उल इकाम, इकाम है इमाम है, अल इमाम उल इमाम। ठीक है, इमाम इकाम जो भी है याद कर लीजिएगा आप। और खलीफुतुल्लाह। ठीक है, खलीफतुल्लाह खलीफा के खलीफा घोषित किया, ऐसे याद कर लीजिए खलीफुतुल्लाह। ठीक है, खलीफुतुल्लाह किसने घोषित किया उपाधि? मुबारक खिलजी ने। ठीक है, फिर ये मुबारक जैसे आ गए थे, फिर इसके बाद से आया खुसरो शाह। खुसरो शाह आया, और खुसरो शाह भी कुछ खास नहीं था। इसने धर्मांतरित मुसलमान था। ठीक है, ये पैदाइशी मुसलमान ना होके मूल रूप से हिंदू था। इसने बाद में अपना धर्म परिवर्तित करके मुस्लिम धर्म में अपनाया था। और जो औलिया थे, निजामुद्दीन औलिया सूफी संत, उनको इसने 5 लाख टका भेंट दिया था। ठीक है, सूफी संत औलिया जी को इसने, खुसरो शाह ने औलिया को 5 लाख रुपये 5 लाख टका भेंट किए। ठीक है, और इनके खिलाफ नारा दिया था किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने नारा दिया खुसरो शाह के कि इस्लाम खतरे में है। तो उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश की नींव रखता है। ठीक है, तो 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद 1320 तक चलता है खिलजी वंश। ठीक है, 1320 तक, और सबसे कम काल है दिल्ली सल्तनत के कालों में खिलजी वंश का। ठीक है, तो 1320 से लेके 1414 तक, 1414 तक चलेगा अब हमारा तुगलक वंश। ठीक है, और सबसे लंबा चलने वाला कौन सा शासक? तुगलक वंश। ठीक है, खिलजी केवल 30 वंश चले थे, अब तुगलक चलेंगे 94 साल। ठीक है, देखिए 94 साल तक सबसे लंबा शासन किनका था? तुगलकों का था। अब हम सबसे पहले जानेंगे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 से 25 तक शासन किया। ठीक है, 1320 से 25 तक 5 वर्ष शासन किया। गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था? गाजी मलिक। ठीक है, गाजी मलिक इसका मूल नाम था। और ये जो कुफ्र होते हैं, कुफ्र का अर्थ होता है मूर्ति। ठीक है, कुफ्र यानी कि मूर्ति का पूजा जो लोग करते थे उनका वध कर देता था। ये जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, यानी कि जो कुफ्र की मतलब कुफ्र यानी कि मूर्ति, जो कुफ्र की पूजा करेंगे उनको काफिर कहा जाता है। ठीक है, कुफ्र यानी कि काफिर, तो इसलिए जो काफिरों का वध करने वाला था उसको गाजी मलिक कहा गया। ठीक है, तो पहला सुल्तान जिसके नाम के आगे गाजी लगाया गया, जिसको गाजी की उपाधि दी गई, वो कौन था? गाजी मलिक। ठीक है, तो इसके नाम के साथ गाजी जुड़ा, यानी कि कौन? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो ये था गयासुद्दीन तुगलक। ये गयासुद्दीन तुगलक पहले था कौन? ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। ठीक है, एक का सेनापति। गयासुद्दीन तुगलक क्या था? सेनापति था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। और इबन बतूता के अनुसार, इबन बतूता वही जो इबन बतूता बतूता इबन बतूता अभी आया नहीं। ठीक है, इसके काल में आया नहीं। 1333 में आता है इबन बतूता भारत। ठीक है, 1333 में आता है। 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक उसको दिल्ली का काजी नियुक्त करेगा। अभी मोहम्मद बिन तुगलक आया नहीं है। उसके आगे इबन बिन बतूता बताता है इसके बारे में, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, कि ये मुल्तान और दीपालपुर का गवर्नर था। कहाँ का? मुल्तानपुर। क्योंकि देखिए अगर ये भले ही उसके काल में नहीं आया, लेकिन उसके आगे पीछे की जानकारी तो होती है ना। ठीक है, जब इतिहासकार हो तो उसके लिए तो ज़रूरी होता है कि आगे पीछे की जानकारी जुटाए। तो इसलिए इसने, इबन बतूता ने अपनी बुक में इसके बारे में लिखा है कि ये मुल्तान और दीपालपुर का क्या था? गवर्नर था। ठीक है, गवर्नर, गवर्नर।
ठीक है। गवर्नर था कहाँ का, मुल्तान और दीपालपुर का। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। और इब्न बतूता ने बताया कि 29 बार गाजी मलिक ने यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोलों का आक्रमण विफल किया। कितनी बार? 29 बार मंगोलों को खदेड़ा। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। मंगोलों को खदेड़ा किसने? गयासुद्दीन तुगलक। गाजी मलिक की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान कौन? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। और देखिए अब इसकी एक नीति थी रस्म मियाना नीति, जो कि एग्जाम में आ चुकी है। ठीक है। तो अगर रस्म मियाना नीति किसने चलाई आएगा तो क्या आएगा? गयासुद्दीन तुगलक। ये मध्यवर्ती नीति इसकी रस्म मियाना नीति ये किसकी थी? गयासुद्दीन तुगलक की। ठीक है। और पहला सुल्तान जिसने नेहरू का निर्माण किया, कौन? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। पहला सुल्तान जिसने नेहरू का निर्माण किया वो था गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन देखिए इसने निर्माण करना शुरू किया, लेकिन जो नेहरू का बड़ा जाल, सबसे ज़्यादा जाल बिछाएगा वो आगे आएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। FST फिरोज शाह तुगलक, वो सबसे ज़्यादा जाल बिछाएगा। लेकिन शुरू किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। एग्जाम में हम इस पर कन्फ्यूज हो जाते हैं, मतलब कि फिरोज शाह ने किया कि गयासुद्दीन ने किया। देखिए स्टार्ट किसने किया था? गयासुद्दीन ने। ठीक है। तो आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ उसके लिए। ठीक है। आप ऐसे याद कीजिए, तू नहर गया, ऐसे करके याद कर लो। ठीक है। तू नहर गया यानी कि नहर कौन? तुगलक। नहर कौन? गयासुद्दीन। ठीक है। तुगलक नहर गयासुद्दीन, ऐसे करके तुगलक नहर गयासुद्दीन। तो नहर का निर्माण शुरू किसने किया? तू नहर गया रस्म मियाना नीति लेकर, ऐसे याद करो। तू रस्म मियाना नीति लेकर, तू नहर गया निस्म मियाना नीति लेकर। तो देखिए रस्म मियाना नीति गयासुद्दीन तुगलक। पहला सुल्तान जिसने नेहरू का निर्माण किया वो कौन? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। चलिए अब देखिए औलिया प्रकरण। औलिया थे ये जो जूना खां यानी कि जूना खान से MBT, इसको छोड़िए। जो गयासुद्दीन तुगलक थे, गयासुद्दीन तुगलक ने जो निजामुद्दीन औलिया थे उनको दिल्ली छोड़ने का आदेश दे दिया। ठीक है। निजामुद्दीन औलिया एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। ठीक है। इनको इसने गयासुद्दीन तुगलक ने बोला कि आप दिल्ली छोड़ दो, लेकिन औलिया ने सुल्तान से कहा कि अभी दिल्ली दूर है। ठीक है। अभी दिल्ली दूर है कहा किसने? निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को। तो जब अफगानपुर में जौना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल का दरवाजा गिरने से गयासुद्दीन तुगलक घायल हुआ, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। जैसे ही मतलब वो अफगानपुर में होता है कौन? ये गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। वहाँ पर एक जौना खां द्वारा जो महल निर्मित था, ठीक है, जौना खां ने महल बनाया था जो उसमें इसकी मृत्यु हो जाती है उसका दरवाज़ा गिरने से। ठीक है। लकड़ी का महल होता है, उसका दरवाज़ा गिरता है, इसके ऊपर गयासुद्दीन चला जाता है। तो उसका मतलब जो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था अभी दिल्ली दूर है, तो वो सार्थक हो जाता है। ठीक है। किसके लिए? गयासुद्दीन तुगलक के लिए। ठीक है। चलिए उसके बाद अब आएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक इनका कार्यकाल रहा 1325 से लेके 1351 तक। ठीक है। 1325 से 1351 तक। और गयासुद्दीन का कितना था? 1320 से 1325 तक। ठीक है। इनके काल को इनको विरोधों का मिश्रण कहा जाता है। ठीक है। विरोधों का मिश्रण किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। देखिए ये क्यों कहा जाता है इसको मैं भी समझाऊंगी आपको अच्छे से। देखिए इसमें क्या होता है कि मतलब ये जो भी कार्य करता है इसका प्रतिफल उसको इसका ठीक अपोजिट मिलता है। इसकी जो मतलब इसके इंटेंशंस तो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन इसको सारे रिजल्ट नेगेटिव मिलते हैं। ठीक है। ये अच्छा सोचता है लेकिन बेचारे को सारे के सारे परिणाम, इसकी किस्मत गंदी थी या मतलब क्या था इसके साथ, तो इसके बारे में हम डिटेल्स जानेंगे। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक। अब मैं इसको MBT करके संबोधित करूँगी। ठीक है। क्योंकि इतना मोहम्मद बिन तुगलक बोलना थोड़ा लंबा पड़ता है। ठीक है। तो MBT। ओके। चलिए देखिए जो MBT था, MBT का मूल नाम क्या था? जौना खान या मलिक फखरुद्दीन। ठीक है। जौना खां, अभी हमने बोला ना, जौना खां क्या बनाया था? उसने लकड़ी का महल बनाया था जो अफगानपुर में, जिसमें किसकी मृत्यु हुई थी? गयासुद्दीन तुगलक की। ठीक है। तो उसके बाद ये जौना खां ये खुद कहाँ पे बैठता है? मतलब ये गद्दी पे बैठता है। ठीक है। तो देखिए इसका नाम जौना खान और मलिक फखरुद्दीन था। मलिक फखरुद्दीन किसका नाम था? MBT का। ठीक है। जौना खान MBT का। ओके। चलिए और मोहम्मद बिन तुगलक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? बलबन के दिल्ली स्थित लाल महल में। ठीक है। अगर लाल महल किसने बनाया आएगा क्वेश्चन, तो किसने? बलबन ने। ठीक है। बलबन कौन? इतना खतरनाक था गुलाम वंश का जो शासक था। ठीक है। जो रक्त और लौह की नीति लाया था और सिजदा पे बोझ चलाने वाला, वही बलबन। ठीक है। और चालीसा का अंत किया था जिसने, चालीसा दल का। और ये
वही वाला बलबन, ठीक है, हमने पीछे पढ़ा है इसके बारे में डिटेल में। और अच्छा, तो बलबन के जो महल था, लाल महल दिल्ली में था जो, वहाँ पे किसका राज्याभिषेक हुआ? मलिक फखरुद्दीन जोना खां मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, चलिए इसको देखिए, जो एमबीटी था उसको सबसे पढ़ा लिखा, विद्वान, बुद्धिमान सुल्तान कहा जाता है, ठीक है। सबसे पढ़ा लिखा, सल्तनत काल का जो दिल्ली सल्तनत थी उसका सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, विद्वान और बुद्धिमान सुल्तान था, ठीक है। लेकिन बेचारा इसके काम सारे गड़बड़ हो जाते हैं, ठीक है। देखिए इसको अरबी, तुर्की, फारसी, दर्शन, ज्योतिष, गणित, आयुर्विज्ञान, इन सारे चीज़ों का नॉलेज था, ठीक है। इन सभी विषयों में ये पारंगत था। देखिए अरबी, तुर्की, फारसी, दर्शन से लेकर के गणित तक, दर्शन से गणित तक, ज्योतिष, आयुर्विज्ञान, इन सब का ज्ञान होने के बावजूद भी इसका जो टाइम दौर था ये गलत टाइम में पैदा हो गया। कौन? जोना खां, मलिक फखरुद्दीन, ठीक है। शायद से इसने अपना ज्योतिष नहीं देखा, बाकी सबका ज्योतिष देखता हो, ठीक है। चलिए, और इसके अन्य नाम क्या क्या हैं? स्वप्नशील सुल्तान, एमबीटी को क्या बोलते हैं हम? स्वप्नशील सुल्तान। बुद्धिमान मूर्ख सुल्तान बोलते हैं, ठीक है। बुद्धिमान था क्योंकि इसने ऐसे ऐसे सिस्टम चालू किए थे, अभी हम पढ़ेंगे, तो इसलिए इसको बुद्धिमान कहा जाता है, लेकिन उल्टे पढ़ते हैं तो इसलिए मूर्ख भी बोल दिया, ठीक है। और रक्त पिपासु सुल्तान, ठीक है, रक्त पिपासु सुल्तान इसलिए बोलते हैं, देखिए अभी बताएंगे। अच्छा, पहला मैं चलो रीजन बताती हूँ। जो इसकी योजनाएं थी, ठीक है, किसकी? ये एमबीटी की, ठीक है। एमबीटी की योजना थी, पहली योजना क्या थी? दो आब में कर वृद्धि कर दी इसने, ठीक है। दो आब यानी कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र को दो आब बोलते हैं, ठीक है। जो गंगा यमुना का बीच का क्षेत्र था, वहाँ पर इसने सोचा कि मतलब दो आब में अच्छा वो होगा, अनाज होगा, तो वहाँ से अच्छा रेवेन्यू होगा, अच्छा राजस्व इकट्ठा होगा, तो इसने वहाँ कर वृद्धि कर दी। लेकिन क्या होता है, देखिए 1325 में ही आया था ना ये, 1325 से 1351 तक रहता है, 1325-26 में ही कर वृद्धि की बेचारे ने, लेकिन वहाँ पे अकाल पड़ता है तो ये भी असफल हो जाता है, ठीक है। तो एक तो जो किसान थे वो पहले ही अकाल के मार से परेशान थे, ऊपर से कर वृद्धि हो गया तो इसका विरोध होने लगा, ठीक है। तो देखिए दो आम में कर वृद्धि से इसको नुकसान हो गया। और दूसरा इसने क्या किया, राजधानी परिवर्तन कर दी 1327 ईस्वी में। किसने? एमबीटी ने, यानी कि एमबीटी ने राजधानी परिवर्तित कर दी 1327 में। कहाँ थी राजधानी? पता है ना आपको, दिल्ली। दिल्ली ला गया था, कौन ला गया था दिल्ली राजधानी? गुलाम वंश का कौन सा शासक लाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन बना था? इल्तुतमिश, ठीक है। तो इल्तुतमिश ले आता है लाहौर से राजधानी दिल्ली, तो ये दिल्ली से देवगिरी ले जाता है राजधानी को। कौन? एमबीटी, ठीक है। अब देवगिरी ले गया और इसने वहाँ पर देवगिरी का नाम दौलताबाद रख दिया, ठीक है। देवगिरी और दौलताबाद पड़ता कहाँ है? महाराष्ट्र पड़ता है, ठीक है। अब दिल्ली से महाराष्ट्र दूर ही है ना, तो इसमें क्या हुआ, दिल्ली से जब दौलताबाद जाना था तो 1500 किलोमीटर की पैदल यात्रा थी, क्योंकि उस समय पे यातायात के साधन उपलब्ध नहीं थे इस तरह से। तो 1500 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने में सबको, मतलब कुछ लोग भूख से मारे गए और कुछ लोग थकान से मर गई, भूख प्यास से और थकान से, इस तरह से आधे लोग तो रास्ते में मर गए। फिर उसके बाद जब इसने देखा कि ये राजधानी परिवर्तित और राजधानी परिवर्तित करके भी इसको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो ये राजधानी फिर दौलताबाद से दिल्ली ले आया। फिर उसमें 1500 किलोमीटर और चलना, फिर और मारे गए, उसमें और लोग मर गए, तो इसका खतरनाक विरोध होता रहा 1327 में। मतलब फिर उसके बाद ये, और देखिए, और राजधानी परिवर्तन करने का पीछे इसका क्या इंटेंशन था? देखिए, एक तो जो दिल्ली है, दिल्ली पे मंगोलों के आक्रमण का हमेशा भय रहता था, ठीक है। दिल्ली पे मंगोलों के आक्रमण का हमेशा भय रहता था, क्योंकि मंगोल दिल्ली पे ही अटैक करते थे। तो उसने सोचा क्यों ना मैं देवगिरी राजधानी ले जाऊं, दौलताबाद ले जाऊं। और दौलताबाद ठीक केंद्र में पड़ता था, जो दौलताबाद था इसके राज्य के ठीक केंद्र में पड़ता था। इससे उत्तर को और दक्षिण दोनों साइड को अच्छे से वो कर लेंगे, मतलब मैनेज करूँगा मैं प्रशासन करके, तो इसलिए ले जाता है। लेकिन वहाँ भी इसका जो ये वार था ये भी खाली चला जाता है, ठीक है। और इसी को राजधानी परिवर्तन को इसका सबसे विवादित निर्णय माना जाता है, ठीक है, इसका। और इसी कारण देखिए इतने लोग मारे गए, तो इस कारण इसको क्या बोला हमने? रक्त पिपासु बोला, ठीक है। रक्त पिपासु सुल्तान बोला, समझे। चलिए, और एक और था सांकेतिक मुद्रा का चलाना। इसने क्या किया? सांकेतिक मुद्रा चला दी, ठीक है। देखिए जब एमबीटी का काल चल रहा था, एमबीटी के काल के दौरान पूरे विश्व में, उस दौरान पूरे विश्व में चांदी की कमी हो गई, ठीक है। एजी लिखते हैं, चांदी की क्या हो गई थी? पूरे विश्व में कमी हो गई। तो इसने क्या किया कि चांदी की जगह पे तांबे और पीतल की मुद्राएं चला दी, ठीक है। तांबे और पीतल की मुद्राएं चला दी इसने चांदी की जगह पे।
तो बस वो सांकेतिक थी, लेकिन इसका भी प्रभाव उल्टा पड़ा। देखिए अभी भी हम मुद्रा क्या यूज करते हैं, कॉइन, या तो कॉइन यूज करते हैं तो नोट यूज करते हैं। वो नोट है क्या, कागजी तो है, खाली क्या है, हमारी सरकार की गारंटी के ऊपर तो है, मतलब सरकार ने उसकी गारंटी ले रखी है, इसलिए हमको नोटों पे विश्वास है। ठीक है, जो नोट है उस पर विश्वास, वरना कागजी तो है। तो इसी तरह से इसने भी मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा चलाई तांबे और पीतल के। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये भी उल्टा पड़ गया। सभी लोगों ने अपने घर में टकसाल बनानी शुरू कर दी, मतलब घर में मुद्रा बनानी शुरू कर दी। हर किसी का घर टकसाल बन गया, हर किसी ने मुद्राएं ढाली, बस फिर इतनी सारी मुद्राएं हो गई, फिर सामान कम पड़ गया, मुद्रा ज़्यादा हो गई। इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। ठीक है, तो ऐसा हो गया था। फिर मतलब तो सांकेतिक मुद्रा का भी इसका उलट पड़ गया हिसाब। ठीक है, देखिए मतलब उस टाइम पे सांकेतिक मुद्रा चलाना ये कोई छोटी बात तो नहीं थी, मतलब उसका दिमाग थोड़ा तो रहा होगा ना, लेकिन उल्टा पड़ गया। जैसे सपोज अभी सोचिए, अगर हम नकली नोट खुद से बना दें तो नकली नोटों में ही कितने लोग अभी भी ठगे जाते हैं, नकली नोट में। और मेन अगर मैं आरबीआई गवर्नर वगैरह पूरा मतलब बनता कैसे, एकदम एक्चुअल जैसा बन जाता है। अभी तांबे के सिक्के कोई ढालना कोई बड़ी बात थोड़ी थी, क्योंकि अगर वो उनमें कोई मेन मोहर कुछ उस तरह का ना हो तो फिर तो डाल ही सकता है ना इंसान, तो ये हो जाते हैं। और उसका जो खुराशन अभियान था, कराचल अभियान था, कराचल अभियान तो हमारे उत्तराखंड में ही था। ठीक है, कराचल अभियान कुमाऊं क्षेत्र के लिए बोला था। और कुमाऊं क्षेत्र में तो बेचारे क्या ही टिकते, यहाँ तो पहाड़ों में के बीच इनको वैसे आधे ठंड से मरे होंगे, आधे किसी बीमारी से मरे होंगे, और आधों को उनके क्लाइमेट का पता नहीं चला होगा। ठीक है, हमारे पहाड़ों में तो ये अभियान भी असफल रहे। तो जो एमबीटी था, एमबीटी की सारी योजनाएं असफल रही। तो इस चक्कर में इसको क्या कहा गया, बुद्धिमान मूर्ख सुल्तान कहा गया। ठीक है, स्वप्नशील सुल्तान कहा गया, मतलब सपने तो बहुत देखता था लेकिन बेचारे के कुछ भी पूरे नहीं होते थे। ठीक है, और जब ये राजधानी को ये देवगिरी ले गया, देवगिरी ले जाने का रीजन किसने दिया है, बर्नी ने दिया है। ठीक है, बर्नी इतिहासकार हैं, बर्नी ने बताया है कि साम्राज्य का केंद्र होने के कारण, साम्राज्य का केंद्र होने के कारण राजधानी ये कहाँ ले गया, दिल्ली से दौलताबाद ले गया। ठीक है, तो ये थे एमबीटी के जो योजनाएं थी, और ये इस कारण से फेल हुई, हमने ये भी बातें की। और अच्छा अब बताओ कि मेरे को एमबीटी का जो वैसे नाम था, क्या था मूल नाम, जोना खान, और दूसरा क्या था, मलिक फखरुद्दीन। ठीक है, मलिक फखरुद्दीन। ठीक है, चलिए अच्छा, ये इसमें जाने से पहले हम थोड़ा सा और देखते हैं। और एमबीटी ने क्या किया था, एक चीज़ और की थी, स्वर्ण सिक्का जारी किया था एक। ठीक है, स्वर्ण सिक्का, सोने का सिक्का जारी किया था किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। वेट, स्वर्ण सिक्का जारी किया और इसको दिनार कहा। ठीक है, दिनार का, और किसने कहा, इबन बतूता ने दिनार कहा किसको, एजी कोइन, एयू कोइन। ठीक है, एयू बोलते हैं सोने को, कोइन को। सोने का सिक्का जो ये किया था, इसने जारी किया था एमबीटी ने, और इसको दिनार कहा किसने, इबन बतूता ने। ठीक है, चलिए अब कृषि विकास के बारे में देखते हैं, एमबीटी की योजनाएं। ठीक है, देखिए एमबीटी ने कृषक सहायता विभाग के लिए दीवान ए कोही का गठन किया। ठीक है, और सोचिए मतलब उस टाइम पे इसने किसानों की सहायता के लिए इतना बड़ा विभाग बना दिया था कि दीवान ए कोही करके, और उसने किसानों की सहायता के लिए क्या दिए, तकाबी ऋण दिए। ठीक है, तकाबी ऋण यानी कि उसने प्रारंभ में ऋण दिए ताकि वो किसान अच्छे से खेती कर सके और बाद में इसका ऋण ब्याज सही चुकता कर दे। लेकिन क्या होता है, अकाल पड़ जाता है, उल्टा पड़ गया ना। ठीक है, तो देखिए, तो अकाल संहिता आती है, फिर उसके बाद अकाल संहिता के उससे अकाल राहत कार्य भी कराता है। ठीक है, अकाल राहत कार्य कराता है, और फसल चक्रावर्तन कराता है। जैसे अभी हम करते हैं, साल में हम बदल बदल के फसलें बोते हैं ना, ताकि खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहे। जैसे दालें बो देते हैं ताकि नाइट्रोजन का, राइबोजियम का जो राइजोबियम है जो उसका संरक्षण हो, और नाइट्रोजन का हो, दाल बोने से खेत, मतलब तो इस तरह से बदल बदल के जो फसलों का चक्रावर्तन चलाया, वो भी किसने चलाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और जो एमबीटी था ये धार्मिक रूप से सहिष्णु था। ठीक है, धार्मिक रूप से सहिष्णु था, यानी कि इसने कट्टरवादिता नहीं की। जैसे कोई इस्लाम शासक थे, जैसे इससे पहले कौन था, गयासुद्दीन तुगलक था ना, जीएसटी, गयासुद्दीन तुगलक था। उसने तो कुफर, ये काफिरों का वध किया, इनके जो मूर्ति पूजक थे उन सभी का वध किया, कुफर का पूजन करने वालों का। लेकिन ये सहिष्णु था। ठीक है, इसने बाकी धर्मों का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और एमबीटी ने होली त्यौहार मनाया। ठीक है, होली त्यौहार में शामिल होने वाला पहला सुल्तान कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक ने गंगाजल का पान भी किया था। ठीक है, गंगाजल का पान किया था, और बाकी के जो सुल्तान थे वो यमुना जल पीते थे, यमुना का जल पीते थे। तो लेकिन जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसने गंगा जल पिया। ठीक है, और अभी बाद में हम देखेंगे अकबर के उसमें भी आता है। ठीक है, जब हम मुगल पढ़ेंगे,
अकबर के दरबार में भी गंगा जल ले जाया जाता है, अब अकबर की रसोई में, ठीक है, गंगा जल प्रयुक्त होता है। और एमबीटी के बारे में भी है कि गंगा जल यूज़ किया था इसने, ठीक है। और देखिए, जैन आचार्य थे जिन परब सूरी और राजशेखर का सम्मान किया, तो धार्मिक सहिष्णु तो हुआ। देखिए, अब जैनों को भी वो क्या दे रहा है, आश्रय दे रहा है। तो जो जैन आचार्य थे जिन परब सूरी और राजशेखर, इनको भी सम्मान दिया किसने, एमबीटी ने, ठीक है, जिन परब सूरी और राजशेखर को भी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए इसके काल में, कितने विद्रोह हुए, 34 होने थे ऑब्वियसली विद्रोह, क्योंकि देखिए राजधानी परिवर्तन के कारण विद्रोह, कराचल अभियान, खुरासन अभियान के कारण विद्रोह, और सांकेतिक मुद्रा के कारण विद्रोह, और क्या था, एक चीज़ और था, चलिए जो भी है अगर याद आपको याद है तो याद कीजिए। अच्छा, ठीक है। फिर एमबीटी के काल में ही कौन आता है, इबन बतूता, इबन बतूता आता है। अभी इबन बतूता ने क्या कहा था, जो स्वर्ण सिक्का जारी करता है ये एमबीटी, उसका नाम क्या रखा था, दिनार, ठीक है। 1333 में मोरक्को से एक यात्री आता है, कौन, इबन बतूता, ठीक है। इबन बतूता आता है। इबन बतूता ने एक बुक लिखी रेहला नाम से, ठीक है, रेहला नाम से लिखी, और अरबी यात्री था, ठीक है, अरबी यात्री था। तो जो इसकी रेहला है वो किस भाषा में होगी, अरबी में होगी, ठीक है। और रेहला को सफ़रनामा भी बोलते हैं, ठीक है, सफ़रनामा और रेहला। और जो रेहला है, रेहला से हमको सल्तनत कालीन डाक व्यवस्था के बारे में पता चलता है, सल्तनत कालीन जो डाक व्यवस्था थी उसके बारे में पता चलता है, जो इनकी गुप्तचर व्यवस्था थी इसके बारे में पता चलता है। तो ये रेहला सल्तनत कालीन इतिहास के जानकारी का अच्छा स्रोत है, ठीक है। तो देखिए 1333 में इबन बतूता आ गया कहाँ, एमबीटी के दरबार में। तो 1336 में, और देखिए 1336 पैरेलली 1336 में विजयनगर साम्राज्य, ये नीचे दक्षिण भारत के साइड को विजयनगर साम्राज्य, ये हरिहर बुक का, ये इसकी स्थापना कर देते हैं, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य को हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि ये अलग से खुद में एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है, इसको हम बीच में मर्ज नहीं करेंगे। और देखिए 1336 में ये इबन बतूता को काजी नियुक्त कर देते हैं, काजी नियुक्त दिल्ली का, ठीक है। इबन बतूता को काजी नियुक्त कर देता है दिल्ली का 1336 ईस्वी में, और 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का द्वारा, ठीक है। इतना तो आप समझ गए होंगे। काजी यानी कि न्यायाधीश, ठीक है, काजी में कंफ्यूज मत होना, विवाह कराने वाला काजी नहीं, ठीक है, न्यायाधीश वाला काजी, न्यायाधीश नियुक्त कराते हैं, ठीक है। चलिए, और 1336 में और 1342 में ये इसको वहाँ भी भेजता है, एक सेकेंड, 1342 में ये चीन भेज देता है इसको, कहाँ, चीन, राजदूत बना के, इबन बतूता को राजदूत बना के, एम्बेसडर भेजते हैं ना जैसे अभी, तो इसी तरह से राजदूत बना के इबन बतूता को कहाँ भेजता है, ये चीन भेजता है, ठीक है। चलिए, तो ये थे हमारे किसके बारे में, एमबीटी के बारे में। देखिए एमबीटी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरा भी मिस मत करना, ठीक है। अच्छा, कृषकों की सहायता के लिए कौन सा विभाग बनाया था ये बताओ मुझे, दीवाने कोही, ठीक है, दीवान-ए कोही। चलिए, अब हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। देखिए अब फिरोज शाह तुगलक, एमबीटी के बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसका चचेरा भाई था, ठीक है, एमबीटी का चचेरा भाई था कौन, फिरोज शाह तुगलक। अब 1351 से 1388 तक इसका काल रहता है, किसका, एफएसटी का, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, एफएसटी बोलेंगे इसको अब हम, ठीक है। फिरोज का कितना रहता है काल, 51 से 88 तक, ठीक है। देखिए प्रशासनिक कार्य सबसे पहले ये क्या करता है, जो 24 कर थे लगे हुए उन सबको समाप्त किया। मतलब फिरोज शाह तुगलक ने राज्य का विस्तार पे ध्यान न देके जो उसका प्रशासन था उसको सुधार करने की, और जो भी उसका राज्य था उसको समेट के उसका जो मतलब वहाँ पे सुशासन लाने की पूरी कोशिश की, ठीक है। तो देखिए आते ही इसने क्या किया, जो 24 कर लगे थे सारे के सारे समाप्त कर दिए, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने। और जो शरीयत के अनुसार 4 कर होते हैं उनको रहने दिया, ठीक है, उनको लगाया। शरीयत के अनुसार 4 कर कौन कौन से थे, हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखिए जजिया था, जकात, खराज और खुम्स, ठीक है, ये चारों को रहने दिया। जजिया तो पता है आपको, जो काफिर थे यानी कि कुफर पूजक यानी कि जो मूर्ति पूजक थे उनसे लिए जाने वाला कर था, ठीक है, धार्मिक कर था जजिया, तो जजिया लगा दिया इसने। जकात कर जो मुसलमान थे उनसे लिया जाने वाला धार्मिक कर, जकात किससे, मुसलमानों से। और खराज क्या था, भू राजस्व, खराज भू राजस्व। और जकात भी जो धनी मुसलमान थे उसी से लिया जाता था, ठीक है। और खुम्स था जो लूट के धन का 1/5 भाग, लूट के धन का 1/5 भाग ये खुम्स था, ठीक है, इतना लेता था ये। और इसने क्या किया, और हाँ जो जजिया ब्राह्मण मुक्त, एक सेकेंड, जजिया ब्राह्मण मुक्त, हाँ जो जजिया कर था ब्राह्मणों को मतलब ब्राह्मणों को मुक्त रखा था इसने, मतलब वो भी ब्राह्मणों पे नहीं लगाया था, बाकी सब पे
बाकी सब पे नहीं था पहले कर, ठीक है। पहले जजिया कर क्या होता था, बाकी सब पे नहीं होता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पे भी लगा दिया, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पे भी लगा दिया, क्योंकि ब्राह्मण भी मूर्ति पूजक होते हैं ना। सबसे ज़्यादा पूजन तो वैसे एक तरह से ब्राह्मण ही तो करते हैं, तो उन पे भी क्या लगा दिया इसने, जजिया कर लगा दिया। इससे पहले ब्राह्मणों को नहीं रखा जाता था मूर्ति पूजा में, लेकिन जजिया में, लेकिन इसमें रख दिया गया। और 24 कर समाप्त भी किए थे, ठीक है। चलिए, और इसने बहुत सारे नगर भी बनाए थे, जैसे फिरोजपुर, फिरोजाबाद, हिसार, फिरोजा, जौनपुर, फतेहाबाद, फिरोज शाह कोटला, तो ये सारे थे, ठीक है। जो फिरोजपुर इसने अपने नाम से ही, ठीक है, फिरोजपुर क्या नाम है इसका, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। जो फिरोजपुर इसके नाम से जो नगर है, वहाँ पे भगत सिंह का अंतिम संस्कार हुआ था, ठीक है। भगत सिंह, जो शहीद भगत सिंह, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है इनका नाम, शहीद भगत सिंह का क्या हुआ था, अंतिम संस्कार कहाँ पे, फिरोजपुर में। ये तो खैर हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास में। चलिए, ठीक है। चलिए, और देखिए, और ब्राह्मणों पे भी इसने क्या लगाया था, जजिया कर लगाया था, ठीक है। और सिंचाई व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था और सिंचाई व्यवस्था की इसने अच्छे से, और सिंचाई व्यवस्था करेगा तो कर भी लगाएगा ना, तो सिंचाई पर कर लगाया था इसने हक ए सर्वनाम से, ठीक है। हक ए सर्वनाम से कर किसने लगाया, फिरोज शाह तुगलक ने। किस लिए, सिंचाई पर। देखिए, सिंचाई का पहला मतलब नेहरू का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था, तू नहर गया, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। और नेहरू का सबसे ज़्यादा जाल बिछाने वाला, सबसे ज़्यादा नेहरू का निर्माण कराने वाला कौन, फिरोज शाह तुगलक। तो सबसे ज़्यादा नहर बनाई, तो ये इसने कौन सा कर लगाया, सर्ब, हक ए सर्ब, ठीक है। हक ए सर्ब लगाया किस पे, नेहरू पे, ठीक है। और जो सिंचाई वाली ज़मीन थी वो प्रमुखतः मुसलमानों को दी जाती थी, ठीक है। जो सिंचाई वाली ज़मीन थी वो क्या मुसलमानों को देते थे ज़्यादातर, ठीक है। चलिए, और देखिए, इसने क्या किया, नगर और सार्वजनिक निर्माण भी कराए। नगर और सार्वजनिक निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग की स्थापना की, PWD जो बोलते हैं आजकल हम, ठीक है, जो PWD बोलते हैं हम आजकल, लोक निर्माण विभाग, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, यानी कि लोक निर्माण विभाग। लिखा होता है, आपने सड़कों पे भी देखा होगा, लो नी वी ऐसे करके लिखा होता है ना सड़कों पे, या कोई सरकारी बिल्डिंग होगी उन पे लिखा रहता है। तो सबसे पहले इसने किया था, ठीक है, सबसे पहले सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग का गठन किसने किया, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। चलिए, और इसने क्या किया, 300 नगर बसाए थे। देखिए, 300 नगर तो बसाए किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। देखिए, उनके उनमें से कुछ नगर देखिए अपने नाम पे है, फिरोज शाह कोटला, ठीक है, फिरोज शाह कोटला। फिरोजपुर किसका अंतिम संस्कार हुआ था, भगत सिंह का, ठीक है, शहीद भगत सिंह का। और फिरोजाबाद अपने नाम से, हिसार हरियाणा पड़ता है, फिरोजा, जौनपुर, ठीक है। तो ये सारे नगर किसने बसाए। और फतेहाबाद, 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 ठीक है। तो फिरोज शाह कोटला, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, हिसार, फिरोजा, जौनपुर, फतेहाबाद। फिर से बोलूँ, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजा, हिसार, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, फिरोज शाह कोटला, ठीक है। तो ये 300 नगर बसाए थे। और 1200 बगीचे बनाए, किसने, मोहम्मद बिन सॉरी फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। 1200 बगीचे, मतलब इसने देखिए कुल मिला के अपने शासन प्रशासन पे और अपने ये अर्थव्यवस्था पे इस तरह से ध्यान दिया था, ठीक है। और बगीचे बनाए, बगीचे बनाए तो फलों की गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास किया, ठीक है। जो फलों की गुणवत्ता थी इसको सुधारने का प्रयास किया। और देखिए, इसने देखिए दान विभाग बनाया, दान विभाग, इसमें जो वो थी, मतलब जो विधवा महिलाएं थी, या जो विधवा महिलाएं थी, या जो कम उम्र की विधवा, और जो गरीब वो थी, गरीब कन्याएं थी, उनके विवाह के लिए इसने दान विभाग बनाया। उसका नाम रखा दीवान ए खैरात, ठीक है। क्या नाम रखा, दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात। और इसने निःशुल्क अस्पताल बनाए, ठीक है, निःशुल्क अस्पताल, यानी कि फ्री हॉस्पिटल, जैसे आजकल गवर्नमेंट कुछ कुछ चीज़ें फ्री करती है ना हॉस्पिटलों में, तो उसने एकदम निःशुल्क अस्पताल बनाए। इसका नाम रखा दारुल सफ़ा। क्या नाम रखा, दारुल सफ़ा। और फिरोज शाह तुगलक को ये गुलामों का बहुत ज़्यादा शौक था, ठीक है। ये गुलाम रखने का, दास रखने का इसको बहुत ज़्यादा शौक था। और इसके काल में दासों की संख्या दिल्ली में सबसे ज़्यादा, यानी कि 1,80,000 पहुँच गई थी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा गुलाम दिल्ली सल्तनत में किसके थे, फिरोज शाह तुगलक के। तो 1,80,000 गुलाम हो गए थे इसके। तो इसने यहाँ पर इसने क्या किया, गुलामों के लिए भी एक विभाग बना दिया, दीवान ए बंदगान, ठीक है, दीवान ए बंदगान विभाग बना दिया, किसके लिए, गुलामों के लिए। चलिए, फिर से बताएंगे, बगीचे बनाए थे इसने, कितने, 1200 बगीचे बनाए, 300 नगर बसाए। और दीवान ए खैरात विभाग क्यों था, दान विभाग था। दारुल सभा क्यों था, निःशुल्क अस्पताल था। और
ये गुलामों के लिए पृथक विभाग बनाया, दीवान ए बंदगान। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे फिरोज शाह तुगलक का साहित्य। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का साहित्य में क्या योगदान था। ठीक है, इसने साहित्य में देखिए हर क्षेत्र में इसने योगदान दिया। हमने कृषि का देखा, नेहरू का देखा, और दान विभाग, अस्पताल, हर चीज़ में इसने अपना क्या दिया है, योगदान दिया है। ठीक है, और इसको बोला जाता है, फिरोज शाह तुगलक को साहित्य से पहले एक बार सुन लीजिए, राज्य के खर्च पर, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था, हज की व्यवस्था करने वाला पहला सुल्तान, करने वाला सुल्तान। ठीक है, करने वाला पहला सुल्तान, फर्स्ट करने वाला पहला सुल्तान कौन, फिरोज शाह तुगलक, FST। ठीक है, राज्य की खर्च पर, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला सुल्तान कौन, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अच्छा आप मेरे को एक बात बताओ, आप लोगों का रोजगार कार्यालय में अपना नाम तो होगा ना पंजीकृत, रोजगार कार्यालय, रोजगार कार्यालय। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, हिंदी समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जो ये था रोजगार कार्यालय, ये क्यों होता है, बेरोजगारों की सहायता के लिए होता है ना, बेरोजगारों की हेल्प के लिए। ठीक है, बेरोजगारों की हेल्प के लिए इसने क्या बनाए, रोजगार कार्यालय बनाए। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले इसने बनाए होंगे, इससे पहले क्या बेरोजगारों का इतना चला होगा। ठीक है, तो सब रोजगार कार्यालय किसने बनाया, फिरोज शाह तुगलक ने। लोक निर्माण विभाग बनाया फिरोज शाह तुगलक ने। अच्छा, नेहरू पे कौन सा कर था, सिंचाई कर, हक ए सर्ब। ठीक है, और ब्राह्मणों पर जजिया लगा दिया था, 24 कर खत्म किए थे, केवल 4 कर लगा रखे थे, जजिया, जकात, खुम्स और खराज। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे किसका साहित्य में क्या योगदान दिया, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। फुतुहात ए फिरोज शाही, फुतुहात ए फिरोज शाही, इसने अपनी आत्मकथा लिखी। ठीक है, आत्मकथा लिखी किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। अच्छा, तो अभी तक के कोई सुल्तान लगे तुमको आत्मकथा लिखने वाले, क्या खिलजी अपनी आत्मकथा लिखता, अलाउद्दीन खिलजी, हिम्मत, वो तो ऐसी, और मुबारक खिलजी का आत्मकथा लिखता। ठीक है, मतलब अभी तक के जो भी सुल्तान थे उन्होंने किसी ने आत्मकथा नहीं लिखी, वो तो खुद को देख के डर जाएंगे। बलबन ने ऐसी ऐसी नीतियाँ की थी, वो अगर बापरे अपने बारे में लिखने लगता तो वो तो खुद ही डर जाता कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी। ठीक है, हाँ तो साथियों फिरोज शाह ने अपनी क्या लिखी थी, आत्मकथा लिखी थी। ठीक है, तो दिल्ली का एकमात्र सुल्तान अपनी आत्मकथा लिखने वाला तो कौन था, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, और एक इतिहासकार जो बर्नी थे, बर्नी ने लिखी तारीख ए फिरोज शाही। ठीक है, जिसमें फिरोज शाह के शासनकाल के बारे में लिखा हुआ था, तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी साथियों, बर्नी ने। ठीक है, और फतवा ए जहोदरी भी लिखी इसने, फिरोज शाह, ये बर्नी ने फतवा ए जहोदरी भी लिखी और तारीख ए फिरोज शाही भी लिखी। ठीक है, और शम्स ए सिराज अफीक, शम्स ए सिराज अफीक, इसने भी लिखी तारीख ए फिरोज शाही। ठीक है, तारीख ए फिरोज शाही दो लोगों ने लिखी है, किसने, एक तो बर्नी ने लिखी है, दूसरा शम्स ए सिराज या अफीक, याद कर लीजिए। ठीक है, अफीक, क्योंकि ये अफीक नाम इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में देखे थे, क्योंकि ये तारीख ए फिरोज शाही बुक आई थी और दोनों के नाम आए थे, बर्नी और अफीक करके। ठीक है, तो दोनों ने लिखी थी, शम्स ए सिराज अफीक और बर्नी ने, जियाउद्दीन बर्नी ने। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के बाद आता है शासनकाल में कौन, गयासुद्दीन तुगलक, नहीं टू, गयासुद्दीन तुगलक टू। ठीक है, वन तो जिसने स्थापना की थी तुगलक वंश की। उसके बाद आता है अबू बकर, उसके बाद आता है नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, तो ये था इनका क्रोनोलॉजी, इसको अभी देखते हैं हम। अच्छा, एक बार ये फिरोज शाह तुगलक नागरकोट अभियान में थे, कहाँ थे, नागरकोट अभियान, नागरकोट अभियान में थे कौन, फिरोज शाह तुगलक, FST। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, यहाँ इसने क्या किया, यहाँ से इन्होंने 300 संस्कृत पुस्तकों का हिंदी में मतलब अनुवाद किया, फारसी में 300 संस्कृत पुस्तकों को ट्रांसलेट किया, 300 संस्कृत पुस्तकें अनुवादित की। ठीक है, अनुवादित की। नागरकोट अभियान के दौरान जो इनको 300 संस्कृत पुस्तकें मिली थी उनका अनुवाद करवाया, इसने किनसे करवाया, अजीजुद्दीन खान से, किससे, अजीजुद्दीन खान से। ठीक है, अजीजुद्दीन खान से कराया, दलायाल ए फिरोज शाही,
ठीक है। अच्छा अब देखिए, नागरकोट अभियान के दौरान 300 किताबें संग्रहित की इन्होंने संस्कृत की, ठीक है। फिर इसका अनुवाद करवाया फिरोज शाह तुगलक ने, किससे? अजीजुद्दीन खान ने। अजीजुद्दीन खान ने इसका संग्रह किया, एक किताब बनाई, दलायाल ई फिरोज शाही, ठीक है। दलायाल ए फिरोज शाही में दलालाल ए फिरोज शाही नाम से एक वो बनाई, जिसमें 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद था, ठीक है। तो साहित्य में इसकी विशेष रुचि थी, ठीक है। और अपने आत्मकथा लिख ली इसने, फुतुहात ए फिरोज शाही। और बर्नी ने क्या लिखी थी दोस्तों? तारीख ए फिरोज शाही। और किसने लिखी थी? अफीक ने लिखी थी, ठीक है। चलिए, फिर हमने देखा फिरोज शाह तुगलक के बाद, देखिए एक बार फिर से पुराना से बताएं, गयासुद्दीन तुगलक, पहले सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक, फिर MBT मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिर FHT फिरोज शाह तुगलक, फिर गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, फिर अबू बकर, फिर नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है। फिर कौन? नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है। तो ये इनकी क्रोनोलॉजी थी। अब हम नासिरुद्दीन महमूद के बारे में देखेंगे। नासिरुद्दीन महमूद अंतिम होगा, क्योंकि देखिए 1414 तक ही चलता है ना ये तुगलक वंश, ठीक है। तो 1390 से 1414 तक इसका शासनकाल रहता है, किसका? नासिरुद्दीन महमूद का, ठीक है। तो 1398 में तैमूर का आक्रमण, 1398 में किसने आक्रमण किया भारत पर? तैमूर ने आक्रमण किया, ठीक है। तो तब भारत दिल्ली सल्तनत पे कौन सुल्तान विराजमान था? नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है। तब कौन विराजमान था? नासिरुद्दीन महमूद। कब आक्रमण किया? 1398 में, ठीक है। अच्छा, तो तैमूर की राजधानी कहाँ थी? तैमूर की राजधानी थी समरकंद, ठीक है। तैमूर की राजधानी कहाँ थी साथियों? समरकंद, ठीक है। अच्छा, और इसका जो इसका वजीर था, इसका वजीर किसका? नासिरुद्दीन महमूद का। नासिरुद्दीन का महमूद और इसका वजीर मल्लू इकबाल, ये दोनों पराजित हो गए, ठीक है। इसमें ये दोनों पराजित हो गए, ठीक है। और फिर भाग गए यहाँ से, भाग गए कहाँ से? ये तैमूर के साथ लड़ाई हुई। तैमूर के पास तो विशाल सेना थी, तो ये लोगों की सेना उतनी मतलब ज़्यादा मजबूत नहीं थी, ठीक है। और ये हुआ था कि जो फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक नहीं, कौन था? मैं मिस कर रही हूँ पॉइंट। मतलब ये इन्हीं कोई वंशजों में से, तुगलकों में किसी वंशज ने क्या किया था कि जो सैनिक थे, सैनिकों का पद था जो वंशानुगत कर दिया था। तो जैसे अगर जो सेना में है तो उसी का पुत्र सेना में जाएगा, भले ही वो योग्य हो और अयोग्य हो। तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ा जो तुगलकों की, मतलब जो इनकी बाद में फौज थी। तो इसके कारण जो दिल्ली सल्तनत की सेना थी वो थोड़ा कमज़ोर पड़ गई थी, ठीक है। तो 1398 में तैमूर ने आक्रमण किया। तो वजीर कौन था नासिरुद्दीन महमूद का? मल्लू इकबाल, ठीक है। मल्लू इकबाल पराजित हो गया और भाग गए, ठीक है। और तैमूर तब भारत में कितने दिन रहा? 15 दिन रहा, ठीक है। तैमूर भारत में 15 दिन रहा और 1 लाख कत्ले आम कराए इसने, ठीक है। 1 लाख कत्ले आम कराए। इसमें जो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, ये सब इन्होंने, मतलब बहुत खतरनाक, जिस तरह से दहशत फैलाई जाती है उस तरह से फैलाई तैमूर ने, ठीक है। 15 दिन रहा। अगर ऐसा इंसान 1 घंटे भी रहे तो कितनी खतरनाक चीज़ है। 15 दिन का कितनी यातनाएं झेली होंगी, उसका वर्णन तो इतिहास की किताबों में दफन है अब, ठीक है। चलिए, तो अंतिम तुगलक कौन है? दौलत खान लोधी, ठीक है। नुसरत ये नासिरुद्दीन महमूद के बाद कौन आ गया? दौलत खान लोधी, ठीक है। दौलत खान लोधी ये अंतिम तुगलक हो गया, ठीक है, अंतिम तुगलक। अच्छा, तो उसके बाद आते हैं अब सैयद वंश, ठीक है। सैयद वंश, सैयद वंश। अब कौन सा वंश? सैयद वंश, ठीक है। अच्छा, मेरे को बताओ सबसे पहले कौन सा वंश था दिल्ली सल्तनत का? दिल्ली सल्तनत का पहले सबसे, हमने क्या बोला? गुल खिले तो यानी कि गुलाम वंश, खिले यानी कि खिलजी वंश, तो यानी कि तुगलक वंश, गुल खिले तो फिर क्या लो? सुगंध यानी कि सैयद वंश, फिर लोधी वंश, ठीक है। अब 2 ही बचे हैं, आप सब्र मत खोना, ठीक है साथियों। चलिए, सैयद इसी में करें या नेक्स्ट में करें? चलो इसी में कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा है सैयद। एक काम करते हैं, सैयद को हम नेक्स्ट में करते हैं, ठीक है। सैयद को नेक्स्ट में करते हैं, इसको एक बार हम फिर रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सैयद लोधी एक बार मर्ज कर लेंगे। वीडियो भी लंबी हो रही है ताकि ये इतनी ज़्यादा ना हो पाए। चलिए, अच्छा हमने कहाँ से पढ़ा था? ये सब देखा था ना हमने, औलिया प्रकरण, मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, तुगलक से देख रहे थे। अच्छा, सबसे लंबा शासनकाल किसका था? तुगलक वंश का था, ठीक है। 94 साल रहा, 94 साल तक रहा। और गयासुद्दीन तुगलक ने स्थापना की थी
तुगलक वंश की, और इसका मूल नाम था गाजी मलिक। गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक था कौन? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, ठीक है। और इब्न बतूता ने बताया कि 29 बार इसने मंगोलों को खदेड़ा था भारत से, ठीक है। और जब ये इससे पहले ये मतलब दिल्ली सल्तनत में बैठने से पहले, सुल्तान बनने से पहले मुल्तान और दीपालपुर का गवर्नर था। ये भी किसने बताया है? इब्न बतूता ने, ठीक है। चलिए, अच्छा, गयासुद्दीन तुगलक ने कौन सी नीति चलाई थी, याद है आपको? रस्मे मियाना नीति, ठीक है। अरे, रक्त और लौह नीति बलबन ने चलाई थी, ये क्या बता रहे हो आप? ये नहीं बताई थी, ठीक है। रस्मे मियाना नीति चलाई थी किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। और पहला सुल्तान जिसने नेहरू का निर्माण किया वो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। तो इसमें क्या दिक्कत थी? अच्छा, और ये काफिरों का वध करने वाला था, ठीक है। काफिरों का वध करने वाला था। और औलिया प्रकरण आपको याद होगा, औलिया प्रकरण, जिसमें इसने निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया था गयासुद्दीन तुगलक ने। और निजामुद्दीन औलिया साहब ने क्या कहा? दिल्ली अभी दूर है साहिब। तो उसके बाद क्या हुआ? अफगानपुर में लकड़ी के महल में दरवाजा गिरता है, गयासुद्दीन तुगलक घायल, उसके बाद मृत्यु, ठीक है। तो दिल्ली उसकी दूर ही रह जाती है, ठीक है। और ये महल किसका था? जौना खां का। और जौना खां कौन हुआ? वही MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में मैंने तो अच्छे से बताया है, अगर आपको याद नहीं है तो ये किसकी गलती? मेरी ना, ठीक है, कोई बात नहीं रिवाइज मत करना तुम, ठीक है। चलो देखो, अच्छा, MBT में बताओ कब से कब तक कार्यकाल? 1325 से 51 तक। स्थापना कब हुई थी तुगलक वंश की? 1320 में हुई थी। 25 तक किसने किया? गयासुद्दीन तुगलक ने। अब 1325 से 51 तक लगभग 25-26 साल ये करेगा अब तुगलक, MBT करेगा, ठीक है। अच्छा, इसका नाम क्या था? जौना खां पता है मुझे, तुम्हें बताया, दूसरा नाम भी था एक, वो बताओ। मलिक फखरुद्दीन, ठीक है। क्या था? मलिक फखरुद्दीन। और राज्याभिषेक कहाँ हुआ इसका? लाल महल में। किसने बनाया था लाल महल? बलबन ने। है कहाँ? दिल्ली में, ऑब्वियसली दिल्ली सल्तनत की बात चल रही, ठीक है। तो दिल्ली में। अच्छा, जो MBT था, पढ़ा लिखा था, विद्वान था, बुद्धिमान था, अरबी, तुर्की, फारसी, दर्शन ये सब जानता था। ज्योतिषी का ज्ञान था उसे, खगोल शास्त्र का ज्ञान था, गणित का ज्ञान था, आयुर्विज्ञान, मतलब इतना ज्ञान होने के बावजूद बेचारे को क्या कहा गया है? बुद्धिमान मूर्ख सुल्तान कहा गया है, ठीक है। स्वप्नशील सुल्तान कहा गया है। और रक्त पिपासु सुल्तान क्यों कहा? रक्त पिपासु सुल्तान क्योंकि इसकी योजनाएं जो इसके साथ नहीं दे रही थी, इस चक्कर में राजधानी इसने दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित कर दी। इस कारण से बहुत लोग मारे गए उसमें। तो और दुआ में कर वृद्धि की, अकाल पड़ गया। अच्छा, कब की थी दुआ में कर वृद्धि बताओ? जैसे ही बैठाई शासन में 1325 में, तो 1325-26 में ही इसने दुआ में कर वृद्धि कर दी। फिर इसने सोचा कुछ परिवर्तन किया जाए, कुछ चेंज लाया जाए, तो इसने राजधानी परिवर्तित की। कब की है बताओ? 1327 में। हाँ, ठीक है, 1327 में की, ठीक है। तो 1327 में इसने राजधानी परिवर्तित की। और अच्छा, उसके बाद और एक खतरनाक काम किया, सांकेतिक मुद्रा चला दी 1329 में। अच्छा, ये बताओ, अगर बाई चांस हमारी मुद्रा सांकेतिक होती तो तुम कौन सा नोट छापते? 500 की जगह तुमने सोचा नहीं होगा, पहले 2000 आया होगा, फिर तुमने सोचा कि 2000 बंद हो गया, तुम 500 की सोचने की सोच रहे थे ना छापने की। तो ऐसे ही सब लोगों ने क्या टकसाल छाप दिया, तो ये काम भी इसका विफल हो गया। कब किया था? 1329। अच्छा, दुआ में कर वृद्धि 1325-26, राजधानी परिवर्तन 1327, और सांकेतिक मुद्रा 1329, ठीक हो गया। और कौन से अभियान थे? उत्तराखंड में कौन सा चलाया था? कराचिल अभियान, ठीक है, कुमाऊं वाला। और खुरासन अभियान था। और सारी योजनाएं बेचारे की क्या हो गई? असफल हो गई। और चांदी और ये तांबे, चांदी की कमी हो गई थी दुनिया में, तो और खजाने में भी इसकी कमी हो गई चांदी की। तो फिर इसके बाद ये तांबे पीतल के सिक्के वही वाला हो गया, सांकेतिक मुद्रा वाला, ठीक है। चलिए, और फिर हम, और मोहम्मद बिन तुगलक ने एक सिक्का भी जारी किया था सोने का, उसका नाम क्या था? दिनार। किसने रखा था दिनार? इब्न बतूता ने, ठीक है। इब्न बतूता आया किसके काल में? मोहम्मद तुगलक की तो आया था 1933 में, सॉरी 1900 नहीं आ रहा, सॉरी 1333 में आया, ठीक है। बहुत पुरानी बात चल रही है, 1900 की नहीं चल रही। 1333 में इब्न बतूता आता है मोरक्को से। वो क्या था उसका यात्रा वृत्तांत का नाम क्या था बताओ? रेहला। और दूसरा नाम क्या था? सफ़रनामा, ठीक है। कौन सी भाषा में था? अरबी भाषा में। क्या क्या पढ़ा फिर तुमने रेहला में? क्या से देखा? रेहला तो तुमने पढ़ी नहीं, ठीक है। क्या था उसमें? सल्तनतकालीन डाक व्यवस्था, वहाँ के गुप्तचरों का, उनके शासन प्रशासन, इस सब का वर्णन था, ठीक है। अच्छा, और कृषि के विकास के लिए क्या कौन सा विभाग बनाया था MBT ने? दीवाने कोही, ठीक है, दीवान ए कोही, या दीवान ए अमीर कोही भी बोल सकते हो, दीवान ए अमीर कोही, ठीक है। किसने बनाया? MBT ने। तकाबी ऋण किसने दिए? कृषकों की सहायता के लिए दिए थे। और
फसल चक्रानुवर्तन का काम किया था इसने। और धार्मिक रूप से सहिष्णु था। होली मनाने वाला कौन? एमबीटी। गंगाजल पीने वाला कौन? एमबीटी। अच्छा, जैन आचार्य जिनका सम्मान किया था वो कौन कौन थे? जिनप्रभ सूरी और राजशेखर। ठीक है। अच्छा, और कितने विद्रोह हुए थे इसके काल में? सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए थे ना, 34 विद्रोह हुए थे कुल। ठीक है, कितने विद्रोह हुए थे? 34 विद्रोह। और फिर उसके बाद कौन आता है? इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक तो साम्राज्यों को संभालने की पूरी कोशिश करता है। साम्राज्य विस्तार पे ध्यान न देके अपने सुशासन पे ध्यान देता है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक कब कब से कब तक कार्यकाल? 1351 से 1388 तक। ठीक है, 1351 से 1388 तक। अच्छा, इसने सबसे पहले क्या किया? आते ही 24 कर समाप्ति किए, केवल 4 कर लगाए। कौन कौन से थे? जो जजिया में, शरीयत में लिखे थे, जजिया, जकात, खराज और खुम्स। ठीक है, और ब्राह्मणों पे भी जजिया कर लगा दिया इसने। और क्या किया फिरोज शाह तुगलक ने? और रोजगार कार्यालय बनाए, किसके लिए? बेरोजगारों के लिए, बेरोजगारों की हेल्प करने के लिए। किसने बनाए? फिरोज शाह तुगलक ने। और लोक निर्माण विभाग किसने बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। और सिंचाई व्यवस्था के लिए सर्वाधिक नहरों का निर्माण करे। देखिए, नहर निर्माण शुरू किया था किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। सबसे ज़्यादा नहर किसने बनाई? फिरोज शाह तुगलक ने। अच्छा, नहरू पे या सिंचाई पे कौन सा कर था? हक ए सर्ब। ठीक है, हक ए सर्ब। और जो सिंचित जमीन थी किसको देते थे? हिंदुओं को मुसलमानों को। ठीक है, अच्छा, और कितने नगर बसाए? 300 नगर बसाए। ठीक है, और बाग बगीचे, 1200 बगीचे लगाए, फलों की गुणवत्ता का प्रयास किया। अच्छा, जो 300 नगर बसाए उनमें से कौन सा नगर था जहाँ पे शहीद भगत सिंह का अंतिम संस्कार हुआ? बताओ। फिरोजपुर। ठीक है, कौन सा था? फिरोजपुर। और फिरोजाबाद, हिसार, फिरोजा, जौनपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद कोटला, फिरोज शाह कोटला, ये सारे इसने बसाए थे। ठीक है, जौनपुर किसने बसाया? फिरोज शाह मेहता ने। ठीक है, जौनपुर। अच्छा, और अनुवाद विभाग की स्थापना की थी इसने, फिरोज शाह तुगलक ने। आपको याद होगा नगरकोट अभियान के दौरान 300 जो संस्कृत पुस्तकें थी उनका अनुवाद कराया था। किसने किया अनुवाद? अजीजुद्दीन खान ने। किसने किया? अजीजुद्दीन खान ने। और नाम क्या रखा था इसका? दलायाल ई फिरोज शाही। क्या नाम रखा था? दलायाल ई फिरोज शाही। ठीक है, अच्छा, और अनुवाद विभाग क्यों बनाया था भाई फिरोज शाह तुगलक ने? ताकि जो हिंदू मुस्लिम हैं इनमें एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके। ठीक है, हिंदू मुस्लिमों में जो एक दूसरे के विचार हैं वो अच्छे तरह से इनका आदान प्रदान हो सके, ताकि उनमें ये भावना ना आए, मतलब एक दूसरे को मतलब कम आंकने वाली भावना ना आए, इसलिए अनुवाद विभाग बनाया गया। ठीक है, चलिए, और क्या किया था? अच्छा, ये बताओ मुझे, दान दक्षिणा के लिए जो विभाग बनाया था वो कौन सा विभाग था? दीवाने, बताओ, खैरात। ठीक है, दीवाने खैरात, दीवाने खैरात। और अस्पतालों के लिए दारुल सफ़ा, दारुल सफ़ा। और गुलाम, कितने गुलाम हो गए थे इसके काल में? 1,80,000। कितने हो गए थे? 1,80,000 गुलाम हो गए थे। ठीक है, और उनमें से गुलामों के लिए विभाग था जो क्या था? दीवान ए बंदगान। ठीक है, दीवान ए बंदगान। और साहित्य में क्या योगदान था इसका? फिरोज शाह तुगलक का आत्मकथा लिखी थी अपनी, क्या नाम था? फुतुहात ए फिरोज शाही। ठीक है, फुतुहात ए फिरोज शाही। एक ही सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, फुतुहात ए फिरोज शाही। ठीक है, और तारीख ए फिरोज शाही लिखी थी 2 लेखकों ने। किस किसने? एक तो लिखी थी बर्नी ने और दूसरी लिखी थी शम्स सिराज अफीक ने। ठीक है, बर्नी और अफीक, बर्नी और अफीक 2 लोगों ने लिखी है तारीख ए फिरोज शाही। ठीक है, अच्छा, फिर फिरोज शाह तुगलक के बाद कौन आता है? गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, फिर अबू बकर, फिर नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद का काल रहता है 1390 से 1414 तक, लगभग अंतिम तक, 1414 तक। ठीक है, फिर हालांकि अंतिम ये नहीं होता है, अंतिम 1414 में तुगलक होता है दौलत खां लोधी। ठीक है, दौलत खां लोधी होता है लास्ट तुगलक। और ये तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? 1398 में। तब कौन था राजा दिल्ली सल्तनत का? नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, तो 1398 में तैमूर आक्रमण करता है। तैमूर की राजधानी कहाँ थी? समरकंद। तो जब आक्रमण करता है तो इसका ये कौन था? वजीर इकबाल बोल दिया मैंने, बताओ क्या नाम था? मल्लू इकबाल। ठीक है, मल्लू इकबाल और नसीरुद्दीन महमूद फुर्र हो जाते हैं। मल्लू इकबाल और नसीरुद्दीन महमूद भाग जाते हैं। और 15 दिन तक रहता है कौन? तैमूर भारत में। ठीक है, 1 लाख कत्लेआम कराया इसने। और अंतिम तुगलक कौन? दौलत खान लोधी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा तुगलक वंश समाप्त होता है। अब अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा साथियों, क्योंकि मैंने जो भी मेरे नोट्स थे उसके अलावा घटना चक्र और जो भी प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर होते हैं वो सब डाल रखा है इसमें, लूसेंट जहाँ जहाँ से जो हो सकता है वो सब डाल रखा है। ठीक है, तो इससे बाहर तो क्या आएगा? इससे बाहर आता है तो फिर
मैं तो नहीं करा सकती भाई, ठीक है। तो तुम अच्छे से करना, इसको सारा अच्छे से करना। अगर इनमें से एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो किसकी गलती? मेरी ना। ठीक है फिर चलो, ठीक है, अच्छे से पढ़ना। जय श्री राम।